मधु बेटा, सारा काम निपट गया रसोई का? हाँ मम्मी जी, निपट गया। बस अभी अभी खाली हुई हूँ। मधु ने साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछते हुए कहा। तो ऐसा करो तुम, फटाफट तैयार हो जाओ। जाकर जरा शिल्पी को आज फिर बाजार जाना है। अभी कह रही थी वो हमसे कि भाभी को लेकर बाजार जाऊंगी। शोभा अपनी बहू मधु को आवाज़ लगाते हुए बोली, जो कि अभी अभी रसोई समेटकर खाली हुई थी और थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठने ही जा रही थी कि तभी सास शोभा ने एकदम से फरमान सुना दिया। मम्मी जी, हम जीजी के साथ बाजार तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है उनके साथ बाजार जाने का। मधु ने बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट शब्दों में शोभा से कहा। मधु बेटा, आखिर ऐसा क्यों कह रही हो तुम? आखिर जरा सा उसके साथ बाजार जाने में भी तुमको आपत्ति है? 4 दिन के लिए तो आई है बेचारी। ऐसा लगता है कि जैसे तुमको उसका यहाँ पर आना खल रहा हो। शोभा जी ने तिनकते हुए तिरछी नजरों के साथ मधु से पूछा। मम्मी जी, मुझको जीजी के साथ बाजार जाने में कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन जो बाजार से आने के बाद मुझको सब कुछ झेलना पड़ता है, उससे मुझको आपत्ति है। ये आप क्यों नहीं सोचती हो? और मुझको यहाँ पर उनका आना क्यों खलने लगा? ये उनका अपना मायका है, वो जब भी चाहें यहाँ आ सकती हैं। मधु ने फिर स्पष्ट शब्दों में कहा। ऐसा भी क्या अनोखा भला तुम झेल जाती हो? बाजार से वापस आकर जरा मैं भी तो सुनूं। शोभा ने फिर तिनकते हुए कहा। मम्मी जी, जब से मैं ब्याह कर इस घर में आई हूँ, तब से आपको तो रसोई से कोई लेना देना ही नहीं है, चाहे कोई भी मेहमान आए या रिश्तेदार। खैर, उससे मुझको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब से जीजी अपने दोनों बच्चों के साथ आई हैं, तो काम स्वाभाविक रूप से ज़्यादा ही बढ़ गया है। खैर, उससे भी मुझको आपत्ति नहीं, क्योंकि मुझको तो काम धंधा करना अच्छा लगता है, लेकिन जीजी को तो कोई ना कोई बहाना रोज बाजार जाने का होता ही है। उस पर एक दुकान से उनका काम नहीं चलता। 10 दुकान पर जा जाकर बहुत मोल भाव करके बड़े एहसान के साथ सामान लेंगी, और यही सब करते करते मैं बहुत थक जाती हूँ। उसके बाद जब घर वापस आओ तो जीजी तो थक कर फरमान सुनाकर आपके पास आराम से बैठ जाती हैं, लेकिन मुझको तो सीधे रसोई में ही जाना पड़ता है, क्योंकि उतनी देर में दोनों बच्चों को बड़ी जोर से भूख भी लगाई होती है। पापा और सुमित के भी दुकान से आने का समय हो जाता है, तो खाना भी मुझको फटाफट तैयार करना पड़ता है। आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, मैं भी तो थक जाती हूँ ना। लेकिन आप लोगों में से किसी का भी ध्यान घर की बहू की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि वो तो काम करने की मशीन जो है ना, चाहे जितना भी काम करवा लो, फिर चाहे वो बाजार का हो या फिर घर का हो या फिर रसोई का हो, वो थकती थोड़ी है ना है, क्योंकि उसमें जान ही नहीं होती। काश आप ही एक बार अपनी बहू के बारे में सोच लिया करिए कि बहू भी थक गई होगी। चलो, मैं ही उसकी थोड़ी बहुत मदद करवा दूं, या फिर जीजी से ही बोल दूं कि वो मेरी थोड़ी सी सहायता कर दें। लेकिन बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए मुझको तो जीजी के साथ बिल्कुल भी बाजार नहीं जाना है। आप ही उनके साथ चली जाइए, इसी बहाने थोड़ा टहलना हो जाएगा और आपको भी कुछ समझ में आएगा। मधु के मन का दर्द आज जुबान पर उभर आया था। अभी मधु की शादी इसी साल नवंबर में ही हुई थी, और गर्मी की छुट्टियों में उसकी ननद दोनों बच्चों के साथ यहाँ पर आ गई। अब तो शिल्पी को रोज ही किसी खरीदारी के लिए बाजार जाना होता था, क्योंकि उसकी शादी कस्बे में हुई थी और मायका शहर में था। और उसके साथ कहीं ना कहीं उसके मन में ये भी लालसा रहती थी कि यहाँ पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान वो खरीद लेगी, उतना ही फायदे में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर वो जो भी सामान खरीदेगी वो उसके पापा और भैया की जेब से ही जाएगा, क्योंकि मम्मी तो सामान का रुपया दिए बिना मानेगी नहीं। और इसी चक्कर में वो ज़बरदस्ती मधु को साथ लेकर जाती थी और लौटकर खुद तो आराम से बैठ जाती। लेकिन मधु की आफत आ जाती थी, क्योंकि उसके आते ही सास ननद और दोनों बच्चों की तरह तरह की फरमाइशें शुरू हो जाती थीं। कभी पकौड़ियाँ बना दो, तो कभी कचौड़ी बना दो, तो कभी समोसा बना दो। और उधर डिनर की भी जिम्मेदारी का बोझ मधु के कंधों पर ही होता था। लेकिन पिछली बार जब मधु बाजार से वापस आई थी, तभी उसने सोच लिया था कि वो अब शिल्पी के साथ बाजार तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, चाहे कोई कितना भी कहे। बिल्कुल सही कह रही हो मधु बेटा तुम, कि शिल्पी की खैर ये आदत तो सचमुच बहुत अजीब है कि 10 दुकानें घूमने के बाद बहुत मोल भाव करके सामान खरीदती है। और हाँ, रही काम की बात, तो मैं भी अपनी दो नंदों और उनके बच्चों के आने के बाद परेशान हो जाती थी। जब तक वो लोग वापस नहीं जाती थीं, एक पैर पर चकर घिन्नी की तरह घूमती रहती थी। जब वो लोग वापस जाती थी, तब जाके मैं चैन की सांस ले पाती थी। लेकिन पता नहीं क्यों हम महिलाएं सास बनते ही अपनी परेशानी को भूलकर बहू को भी परेशान करने लग जाती हैं।
लेकिन अब नहीं। अभी तुम शिल्पी के साथ बाजार जाओ, नहीं तो शिल्पी बुरा मान जाएगी। लेकिन मैं पीछे से घर का सारा काम करके रखूंगी, तुमको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगी। शोभा मधु के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फिराते हुए बोली, सॉरी मम्मी जी, मुझको माफ़ कर दीजिए जो मैंने इतना ज़्यादा बोल दिया। लेकिन बाजार से लौटकर मैं सचमुच में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, बस इसीलिए सब कुछ मेरे मुंह से ही निकल गया। मधु हाथ जोड़कर बोली, नहीं मधु बेटा, सॉरी की कोई बात नहीं। तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मन में बात रखने से मन परेशान करता रहता है और मन में नफरत की भावना घर कर जाती है। और समय के साथ यही सब छोटी छोटी बातें एक बड़ा रूप ले लेती हैं। अब से तुम निश्चिंत होकर बाजार जाओ, अब तुम्हारे साथ सब कुछ संभाल लेगी, शोभा ने मधु को आश्वस्त करते हुए कहा। और सही में जब मधु बाजार से लौटकर आई तो उसे रसोई में सब कुछ तैयार मिला। अब तो मधु सचमुच में बहुत ही खुश हो गई थी। थैंक यू मम्मी जी। मधु भावुकता में शोभा से लिपट गई। बेटा, थैंक यू की कोई बात नहीं। और हाँ, अब मैं तुम्हारी रसोई में रोज़ मदद करवाया करूँगी, क्योंकि मुझको भी लगता है कि जब से तुम्हारे आने के बाद सारे काम धाम छोड़कर बैठ गई हूँ तो मेरे हाथ पैरों में दर्द भी रहने लगा है। खाना हजम नहीं होता सो अलग, और शरीर भी धीरे धीरे भारी होता चला जा रहा है। लेकिन अब ये गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि कहा भी जाता है कि व्यस्त रहो और मस्त रहो। शोभा ने फिर से अपनी बात रखते हुए कहा, अरे वाह मम्मी जी, फिर तो हम दोनों माँ बेटी एक साथ सारा काम करेंगी और साथ में खूब ढेर सारी गपशप भी। फिर तो खूब मज़ा आएगा और काम भी चुटकियों में ही निपट जाएगा। मधु ने बड़े प्यार से शोभा के गले लगते हुए कहा, हाँ सही बात है। और कुछ ही देर में दोनों सास बहू आराम से बातें करते हुए रसोई में काम कर रही थीं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।